हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम मजे में होंगे। अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। और आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 हमारा यूनिट बाय यूनिट, अगर जो हम लोग देखें इस यूनिट का हम लोग 2 लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, अगर जो आप लोगों को याद होगा, तो बेंजीन क्या होता है और स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन यहां तक पढ़ लिया था। आज हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो कोक्ले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन से स्टार्ट होगा। ठीक है जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम लोगों ने अंदर हम लोगों ने चौथा हमारा लेक्चर है। वैसे तो एक लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस किया था हमारा 3rd सेमेस्टर का। एक लेक्चर में फिर हम लोगों ने ऑर्गेनिक का सिलेबस डिस्कस किया था। फिर पहला लेक्चर हमारा पहले यूनिट का परसों हो चुका है, और आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है जी। अब कोक्ले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आखिर है क्या, और कौन है ये कोक्ले सर, जिनका पूरा नाम है फ्रेडरिश ऑगस्ट कोक्ले। अब कोक्ले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन क्या है? देखिए बेंजीन का जो बेटा जी सबसे पहले स्ट्रक्चर हमारा आया था, वो किसने दिया था बेटा जी? हमारा कोक्ले सर ने दिया था। ठीक है, हमारे कोक्ले सर ने बेसिकली इस स्ट्रक्चर को बताया था। हमारे कोक्ले सर ने बेसिकली इस स्ट्रक्चर को दिया था। हमारे कोक्ले सर ने बेसिकली सबसे पहले बेंजीन के स्ट्रक्चर को बताया था। अब देखिए वो एक कहानी बोली जाती है ना, कि एक छोटी सी गलती है ना हमारी बहुत बड़ी मेहनत पर पानी फेर देती है। होता है ऐसे? होता ऐसे नहीं होता भाई, कि अगर जो हमसे एक छोटी सी गलती हो जाए तो हमारी वो बहुत बड़ी मेहनत को क्या है 1 सेकंड में खराब कर सकती है। वो हमारी बहुत बड़ी मेहनत को 1 सेकंड में क्या है बेटा जी, खत्म कर सकती है। ऐसा होता है? हाँ के ना भाई? ऐसा होता नहीं होता? जस्ट अ सेकंड में आपके ग्रुप में मैसेज एक बार फॉरवर्ड कर दूं। अब हमारा जो कोक्ले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, उन्होंने बेंजीन के बारे में जो बहुत सारी चीजें सही बताई, पर लेकिन एक जगह उनसे चूक हो गई। और फिर एक गलती की 1000 गलतियां तो फिर तो हो ही जाती हैं, है ना जी। चलेगा चलेगा जी। बेटा जी देखिए वो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर जो आपका नेटवर्क स्टेबल नहीं है तो उसमें मेरी समस्या नहीं है वो। ठीक है, चलेगा। तो देखिएगा कोक्ले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो कि हमारा कब आया बेटा जी? सन 1865 में, 1865 में हम लोगों को कोक्ले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन सबसे पहली बार बताया गया। और जिसके हमारे जो जिन्होंने इस स्ट्रक्चर को बताया वो कौन थे बेटा जी? हमारे फ्रेडरिश ऑगस्ट कोक्ले। फ्रेडरिश ऑगस्ट कोक्ले सर थे। ठीक है, जिन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज गिवन बाय फ्रेडरिश ऑगस्ट कोक्ले। अब आप देखिएगा कि कोक्ले सर ने कितनी सारी चीजें सही बताई हैं। कोक्ले सर ने बोला कि जो हमारा बेंजीन होता है उसके पास में 6 कार्बन होते हैं। क्या सही बात बताई या नहीं बताई भाई? बिल्कुल सही बात बोली है। कोक्ले सर ने दूसरी बात ये बोली कि हर एक कार्बन के पास में एक एक उसका अल्टरनेटिव हाइड्रोजन रहता है, यानी कि 6 ही बेंजीन के पास में हाइड्रोजन होते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही बोली है भाई। अभी तक तो कोक्ले सर बिल्कुल सही है सर, तो फिर ये स्ट्रक्चर फेल क्यों हो गया? तीसरी बात जो कोक्ले सर ने बताई वो क्या बताई भैया? तीसरी बात बताई कि जो बेंजीन है, जो उसके 6 कार्बन है, वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ हेक्सागोनल रिंग। कि एक हेक्सागोनल रिंग की सहायता से हमारे जो ये कार्बन है ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही बताई है भैया अभी तक तो। फिर कोक्ले सर ने बोला कि इस ये हेक्सागोनल रिंग जो एक बनती है, इस रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं, और तीनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर रहते हैं। अब यहां तक का कॉन्सेप्ट अगर जो जो पढ़ेगा उसको लगेगा कि भैया कोक्ले सर ने तो बिल्कुल सही स्ट्रक्चर बताया और बनाया भी बिल्कुल सही था, तो फिर ये फेल क्यों हो गए? कोक्ले सर का कॉन्सेप्ट फेल हुआ यहां पर आकर के, जो ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की बात आई। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जैसे ही आए, और कोक्ले सर ने यहां से अगला स्टेटमेंट जो दिया वो क्या दिया? कि जो ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं इनकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है। बस यहीं पर ही आकर के हमारा कोक्ले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन फेल हो गया। इतनी सारी सही चीजें बताने के बाद में भी हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया? फेल हो गया।
क्यों? क्योंकि जैसे ही कोकले सर ने बोला कि डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स होती है, तो यहीं पर ही हमारा क्या हुआ कि हमारा क्या है कि जो आप लोगों ने देखा होगा कि बेंजीन के अंदर हम इस प्रकार से सर्कल बना देते हैं, रिंग के अंदर बना देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि जो हमारे डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन के अंदर वो स्टेबल होते ही नहीं, मतलब स्टेबल मतलब कि उनकी फिक्स पोजीशन होती ही नहीं है, वो ऐसे घूमते रहते हैं। अब घूमते रहते का एग्जांपल यहां पर हम आपको दिखाते हैं, दिखा पाए तो, अगर जो दिखा देंगे हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये चीज। चलिएगा यहां पर देखिएगा बेटा जी, हमारा देखिए एक छोटा सा नन्ना सा पंखा है, थोड़ा सा गंदा हुआ है तो कोई बात नहीं, ठीक है जी। अब यहां पर हम दिखाते हैं, कोकले सर ने सारी चीजें सही बताई, उन्होंने ये बोला कि ये पंखा चलता नहीं है, बस यहीं पर ही दिमाग घूम गया। अब यहां पर अगर जो आप ज्यादा ऊंचा तो नहीं हो गया, ठीक है। यहां पर अगर जो आप इस पंखे को देखोगे तो आपको इसकी तीनों पंखड़ी 1, 2 और 3 तीनों दिखाई दे रही है, फिक्स है। कोकले सर यही मात खा गए, क्योंकि बेंजीन के जो तीनों बॉन्ड्स रहते हैं उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती बेटा जी, वो कुछ इस प्रकार से रहते हैं। अब आपको यहां पर देखिएगा एक चक्र बना हुआ दिखाई देगा, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही हो तो कोई बात नहीं। यहां पर आप देखोगे तो एक सर्कल टाइप आपके सामने बन गया होगा भाई, एक सर्कल टाइप बना हुआ आपको दिख रहा है। आपको पंखड़ियां अलग अलग नहीं दिख रही होंगी, पर एक सर्कल व्हाइट कलर का बीच में बना हुआ दिख रहा होगा, और अभी आपको तीनों अलग अलग दिख जाएंगे। तो अभी जब हमारा जो पंखा घूम रहा था, जो हमारा फैन बेटा जी जो हमारा घूम रहा था, यही हमारा क्या है प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या है, तीनों बॉन्ड्स हैं बेंजीन के, जो एक जगह पर फिक्स नहीं होते, ऐसे घूमते रहते हैं। इसी वजह से हम लोग बेंजीन में ऐसे सर्कल लाइक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, ठीक है। हम लोग इसी वजह से बेंजीन में से सर्कल तरीके का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है जी। तो जरा देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू हिम द 6 कार्बन एटम ऑफ बेंजीन आर जॉइंड टुगेदर बाय अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड एंड फॉर्म अ हेक्सागोनल रिंग। कि अगर जो कोकले सर की बात करें तो 6 कार्बन एटम आपस में अटैच रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, बाय द हेल्प ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे तो एक कोकले स्ट्रक्चर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो डबल और सिंगल बॉन्ड की सहायता से जुड़े हुए हैं, और हर एक कार्बन के पास में उसका एक एक अल्टरनेटिव हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। ईच कार्बन इज फर्दर कनेक्टेड टू अ हाइड्रोजन एटम, हर एक कार्बन क्या है उसके एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ में कनेक्टेड है, जो कि यहां तक बिल्कुल बात मैंने ही आपको बताई। पर कोकले स्ट्रक्चर बेंजीन फेल कहां हुआ, लिमिटेशन क्या है हमारी, ड्रॉबैक्स क्या है कोकले स्ट्रक्चर बेंजीन के, ऑब्जेक्टिव क्या क्या उठे, क्या क्या सॉरी ऑब्जेक्शंस उठे कोकले स्ट्रक्चर बेंजीन पर। तो सबसे पहला यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे तो ये तीनों ऑब्जेक्शंस यहां पर आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। क्या हुआ कि दिस स्ट्रक्चर कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कैन नॉट एक्सप्लेन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आफ्टर हैविंग 3 डबल बॉन्ड्स। कि हमारा जो कोकले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, सबसे पहला तो ये यहां पर फेल हो गया कि हमारा जो इसके स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन ऑक्सीडेशन के रेस्पेक्ट में जो थी, जैसे बेंजीन क्या बोल रहा था जब स्ट्रक्चर बेंजीन पढ़ी थी कि मेरे को ऑक्सीडेशन करा दो, स्टेबल कंपाउंड को ऑक्सीडेशन नहीं होता है, मेरा भी नहीं होगा, अगर जब नहीं होगा तो मैं भी स्टेबल हूं। तो वहां पर उस चीज का एक्सप्लेनेशन देने में कोकले स्ट्रक्चर बेंजीन फेल हो गया। वहीं पर दूसरा हमारा कोकले स्ट्रक्चर बेंजीन कहां पर फेल हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, कि 3-3 डबल बॉन्ड होते हुए कि कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी जबकि डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स है। तो यहां पर आकर के हमारा पहला ड्रॉबैक हुआ। दूसरा ड्रॉबैक क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एग्जिस्ट, बट इन द एक्चुअल ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज नोन। The position of the single bond and double bond are not fixed, but they oscillate back and front, which is not explained by the Kochel structure। क्या बात बोली गई कि कोकले स्ट्रक्चर ने क्या बोला कि जो डबल बॉन्ड और जो सिंगल बॉन्ड है उनकी पोजीशन फिक्स होती है, बट जब हम एक्सरे डिफ्रैक्शन में जब हम लोग मेनली देखते हैं तो बेंजीन के अंदर हमें एक हाई ऑसिलेशन पर मूव होती हुई चीज दिखाई देती है जो इस तरीके का एक सर्कल टाइप बनाती है। तो इस वजह से हमारा क्या बेटा जी जो कोकले स्ट्रक्चर बेंजीन है वो फेल हुआ। Kochel formula for benzene contain 2 kind of bonds, that is single and double bond, but X-ray diffraction shows that benzene is a regulatory hexagon with an angle of 120 degree and all the carbon-carbon bond length are equal। अब क्या बात हुई भाई, अगर जो कोकले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की बात करें तो भाई देखो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स है। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अगर जो फिक्स हो गए तो भाई यहां पर बॉन्ड एंगल अलग होगा, यहां पर बॉन्ड एंगल अलग होगा, यहां पर बॉन्ड एंगल अलग होगा, है ना, और बॉन्ड लेंथ भी अलग अलग होगी। डबल बॉन्ड पर बॉन्ड लेंथ अलग, सिंगल बॉन्ड पर बॉन्ड लेंथ अलग। अब यहां पर भी कोकले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन फेल हो गया, क्योंकि कि जब एग्जैक्टली देखा गया तो बेंजीन के हर एक कार्बन
सेम एंगल और सेम बॉन्ड लेंथ पर था। तो वहां से ये पता लग गया कि भैया कोवैलेंट स्ट्रक्चर बेंजीन में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ खामियां हैं। और इसी चीज को लेकर के फिर हमारा 1931 के अप्रोक्स हमारा आया रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। उसके बाद में हमारा क्या है बेटा जी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आया। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में कुछ नहीं हुआ, बस एक चीज बोली गई कि डबल बॉन्ड की पोजीशन बेंजीन में फिक्स नहीं होती है, डबल बॉन्ड हाई ऑसिलेशन पर मूव करते हैं बेंजीन में, और दो कोवैलेंट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को मर्ज किया गया और फिर हमारा क्या बेटा जी, बेंजीन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बन के आया। यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे तो यहां पर देखिए एक ये रहा कोवैलेंट स्ट्रक्चर, एक ये रहा कोवैलेंट स्ट्रक्चर। अब देखो डबल बॉन्ड यहां, यहां और यहां है, और इसमें डबल बॉन्ड यहां, यहां और यहां है। बस डबल बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हुई है, और यही हमारा क्या बेटा जी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है। अगर जो हम लोग सिंगल बॉन्ड अगर जो कहीं पर है, तो वहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.39 एंगस्ट्रॉम। और अगर जो हम लोग बात करते हैं बेटा जी, सॉरी माफ कीजिएगा, जहां पर हमारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो वहां पर बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। और जहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की सहायता से अटैच होता है वहां पर बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, 1.54 एंगस्ट्रॉम और 1.34 एंगस्ट्रॉम। और जबकि बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होती है कोवैलेंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जहां पर सिंगल बॉन्ड थे वहां पर बॉन्ड लेंथ ये थी, जहां पर डबल बॉन्ड थे वहां पर बॉन्ड लेंथ ये थी। पर लेकिन क्या बात बोली गई कि बेंजीन के अंदर, ठीक है, बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती है, यानी कि बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ सेम रहती है। तो इसी वजह से जो कोवैलेंट स्ट्रक्चर बेंजीन वो फेल हुआ था। पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेंजीन ने क्या बोला कि जो बॉन्ड लेंथ होती है बेंजीन के अंदर वो कितनी होती है बेटा जी, 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है, ना ही डबल बॉन्ड के बराबर ना ही सिंगल बॉन्ड के बराबर। बात अगर जो समझ में आई हो कोवैलेंट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन क्या है और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन क्या है, तो फटाफट चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। अब यहां पर देखिएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का एक छोटा सा एनिमेशन भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, अगर जो मैं दिखा पाया तो बेसिकली दिखाई देते हैं, दिखा क्या पाया। ठीक है, अभी मैंने एक पंखे वाला एग्जांपल दिया आपको, आई थिंक सो पंखे वाला एग्जांपल से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। यहां पर हम एक और एग्जांपल आप लोगों को दे देते हैं, क्रिएट अ न्यू वन। मेरे को यहाँ पर चाहिए भाई बेंजीन चाहिए मेरे को, मुझे इसका 3D देखना है, ये रहा। ठीक है, अभी अगर जो आप इस बेंजीन को देखोगे, ठीक है, अगर जो आप अभी इस बेंजीन को देखने के लिए बैठोगे, ठीक है जी, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम इस बेंजीन को आपके सामने, एक मिनट ऐसे सीधी कर दे, ठीक है, देख रही है आपको बेंजीन। अब मैं यहां पर इसकी पोजीशंस को मार्क करूंगा, इसको मैं स्टॉप करूंगा, जस्ट अ सेकंड, पॉज करेंगे हम इसको, ऑटो रोटेशन ऑफ। ठीक है, अभी मैं इसकी पोजीशन को आपके सामने नंबरिंग दे रहा हूं बेटा जी। देखो ये एक नंबर पर है, यहां पर दूसरा डबल बॉन्ड है, यहां पर तीसरा डबल बॉन्ड है। भाई देखो कुछ भी मैं जादू नहीं करूंगा यहां पर, ठीक है, मैं यहां पर कुछ भी रिपीट कर दूंगा, परेशान मत होइए, रिपीट कर दूंगा। अभी जो मैं समझा रहा हूं बस ये समझ लो, फिर रिपीट कर दूंगा पूरा, एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने कोई जादू नहीं करूंगा बेटा जी, मैंने यहां पर एक नंबर लिखा, दो नंबर लिखा, तीन नंबर लिखा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा ऐसे पेन हटाना पड़ेगा, अभी कुछ नंबर नहीं लिखे, मैं इसका ऑटो रोटेशन दोबारा ऑन करता हूं। देखो मैं साइड में खड़ा हुआ हूं और बस मैं ऑटो रोटेशन ऑफ करूंगा। ठीक है, अब आप देखिएगा डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली एक ही झटके में। देखिएगा जरा, जहां पर सिंगल बॉन्ड, जहां पर डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड यहां था भाई, यहां पर क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड यहां था भाई, यहां सिंगल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड यहां था भाई, यहां सिंगल बॉन्ड आ गया। और अब बॉन्ड्स की पोजीशन क्या हो गई, येलो वाली हो गई। ये जहां पर मेरा येलो टिक है वहां पर बॉन्ड्स की पोजीशन आ गई है, डबल बॉन्ड। अब जब मैं दोबारा से इसका रोटेशन करूंगा तो जो मेरी ये ब्लू वाली नंबरिंग है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जो है येलो वाली जहां पर डबल बॉन्ड अभी है वहां पर सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे। देखिएगा इस तरीके से रोटेशन चलता है बेटा जी। देखिएगा मैं इसका दोबारा से रोटेशन रोकूंगा, जहां पर येलो वाला था वहां सिंगल बॉन्ड आ गया जी, जहां हमारा येलो पेन था वहां सिंगल बॉन्ड आ गए हैं, और जो हमारा यहां पर जहां पर हमारा ब्लू पेन था वहां पर हमारे डबल बॉन्ड आ गए। तो इस तरीके से हमारे बॉन्ड्स रोटेट करते रहते हैं बेंजीन के अंदर, और इसी वजह से हम लोग बेंजीन के अंदर क्या बेटा जी, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि ये सर्कल हम बीच में क्यों बनाते आए थे बचपन से बेंजीन में। और अगर जो अभी तक की क्लास में मजा आया और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और सारी चीजें समझ में आई हो,
तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। तो वापस से बैक टू द थ्योरी आ जाते हैं। ये रही हमारी थ्योरी। देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेंजीन में कुछ नहीं था प्यारे बच्चों, देखो हम थ्योरी के साथ में बता देते हैं। टू एक्सप्लेन ऑल द लिमिटेशन ऑफ कोकलेस स्ट्रक्चर इट हैज बीन प्रपोज्ड दैट बेंजीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ टू कोकलेस स्ट्रक्चर। क्या बात बोली गई कि जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि कोकलेस स्ट्रक्चर की जो लिमिटेशंस थी वो हम लोगों ने देखी, तो हम लोगों ने क्या बनाया, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड बनाया। किसका? दो कोकलेस स्ट्रक्चर बेंजीन का, जिसको 1 और 2 स्ट्रक्चर से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1 ये रहा, 2 ये रहा। ठीक है जी। दीज टू स्ट्रक्चर आर कोनिकल फॉर्म्स ऑफ बेंजीन। ये हमारी क्या बेटा जी, तो दोनों स्ट्रक्चर क्या बेटा जी, बेंजीन की कोनिकल फॉर्म है, जहां पर हमारा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ है ना, डबल बॉन्ड हमारा पोजीशन फिक्स नहीं है। ये सारे के सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। तो ये सब कुछ हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। ठीक है जी। जहां पर हमारे सिंगल बॉन्ड अगर जो जहां पर होता है तो वो बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। और जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होता है वहां पर हमारी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है बेटे जी, 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो कोकलेस स्ट्रक्चर को अकॉर्डिंग डबल और सिंगल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स थी, यानी कि जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पर बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए थी, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पर जो बॉन्ड लेंथ है वो वहां पर 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए थी। पर लेकिन बॉन्ड लेंथ हर जगह का बेंजीन की सेम होती है। तो जब हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का कॉन्सेप्ट लेकर के आए तो यहां पर हमारी जो बॉन्ड लेंथ निकली, चाहे हमारा ये वाला बॉन्ड हो, चाहे ये 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 हो, हर एक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमारी कितनी निकली बेटा जी, 1.39 एंगस्ट्रॉम, यानी कि सेम निकली। और यही हमारा क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है। और आई थिंक सो मैं आप लोगों को रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड कोकलेस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बहुत सिंपल, सरल और सटीक भाषा में और बहुत ही मजेदार और बहुत ही फनी तरीके से मैं आप लोगों को समझा पाया हूं। अगर जो बात क्लियर हो बेटा जी तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा जी, फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा बेटा जी, जल्दी से। फिर हम लोग बात करेंगे एरोमेटिसिटी एंड हक्कल रूल के बारे में कि व्हाट इज एरोमेटिसिटी एंड व्हाट इज हक्कल रूल। अब देखिए एरोमेटिसिटी भी एक अलग ही कॉन्सेप्ट है अपना, और हक्कल रूल क्या है, वो बोलता ना कि जब सिस्टम में ज्यादा खराबी आ जाए, जब एक मसीहा पैदा होता है उसे, जिसे हम सहनसा कहते हैं, ऐसे हमारे हक्कल सरते। अब ये क्या है भैया, देखिएगा क्या हुआ कि हमारा पहले क्या बोला जाता था, शायद आपने भी कभी ना कभी ये चीज पढ़ी होगी, सुनी होगी कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो एरोमेटिक और जो नहीं है वो नॉन एरोमेटिक है। पर लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है पर एरोमेटिक नहीं है, पर फिर भी एरोमेटिक बोला जा रहा है। और कुछ हमारे कंपाउंड ऐसे हैं कि जो एरोमेटिक हैं पर लेकिन उनके पास में स्ट्रक्चर वैसे ना होने की वजह से उनको एरोमेटिक बोला नहीं जा रहा है। अब इस चीज को देख करके हमारे जो हक्कल सर है उनका दिमाग चकराया और उन्होंने कुछ नियम बना दिए कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है, बस शर्त इतनी है कि वो इन 4 नियम को फॉलो करेगा। यानी कि जो हमारे हक्कल सर थे उन्होंने क्या किया बेटा जी, हमारे 4 नियम बनाए और उन्होंने बोला कि जो भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा वो इन चारों नियम को, जो भी कंपाउंड इन चारों नियम को फॉलो कर लेगा वो एरोमेटिक, और जो नहीं कर पाएगा वो नॉन एरोमेटिक। तो यहां पर देखिएगा जरा कि अर्लियर बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव हैव लार्ज रेजोनेंस एनर्जी। देखो मैं एक एक पॉइंट लिखता रहूंगा, उसको याद रखते रहना। मैंने अभी आपको क्या बोली है, बेंजीन और जितने भी उसके डेरिवेटिव होते हैं उनके पास में क्या होता है बेटा जी, लार्ज रेजोनेंस एनर्जी होती है। और इसी वजह से उनको हम क्या बोलते हैं, आर कोल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। इसी वजह से वो कंपाउंड्स हमारे क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। और उनके पास में लार्ज रेजोनेंस एनर्जी होने की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी होती है, एंड देयर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इज रेफर टू देयर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर कोल्ड एरोमेटिक कैरेक्टर और एरोमेटिसिटी। क्या बात बोली गई बेटा जी, कि जो हमारे बेंजीन होते हैं और जो उसके डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं उनके पास में लार्ज रेजोनेंस एनर्जी होती है, इसी वजह से उनको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। और लार्ज रेजोनेंस एनर्जी होने की वजह से उनके पास में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने की वजह से उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज जो रहती हैं वो ही, उसी को हम लोग क्या बेटा जी, हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर या फिर एरोमेटिसिटी बोलते हैं। ठीक है जी। बट देयर आर वेरियस लिमिटेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, पर लेकिन इस जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसकी बहुत अलग अलग प्रकार के हमारे क्या बेटा जी लिमिटेशंस है। एक सेकंड प्यारे बच्चों, अब यहां पर क्या बात है बेटा जी कि लार्ज रेजोनेंस एनर्जी, जैसे पहले क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट था ना, कि भाई जिसके पास में लार्ज रेजोनेंस एनर्जी है तो उनके पास में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है तो उनके पास में स्पेशल प्रॉपर्टीज है, तो वो एरोमेटिक हो गए।
अब जो कि एरोमेटिक हो सकते हैं, जैसे कि हमारा साइक्लोब्यूटाडाइन, जैसे कि हमारा साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, हमारा ये हमारे क्या डेरिवेटिव्स हैं, है ना। ऑल्सो शो एरोमेटिसिटी, ये भी हमारे क्या शो करते हैं, एरोमेटिसिटी शो करते हैं। पर लेकिन इनके पास में लार्ज रेजोनेंस एनर्जी या फिर ये सब कुछ ना होने की वजह से इनको एरोमेटिक कैरेक्टर में रखा नहीं जाता। इट मींस एरोमेटिसिटी इज नॉट रिलेटेड टू द साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पोलिन्स, बट इट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉन्जुगेटेड पोलिन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास में लार्ज रेजोनेंस एनर्जी हो, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो, वो ही एरोमेटिक हो, या फिर ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास में साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पोलिन्स हो वो ही एरोमेटिक हो। कोई भी एरोमेटिक हो सकता है। एरोमेटिसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पर, ना कि लार्ज रेजोनेंस एनर्जी और इन सब चीजों के ऊपर। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के जो हमारे हक्कल सर थे उन्होंने कुछ रूल्स दिए, ठीक है। उन्होंने क्या दिया बेटा जी, कुछ रूल्स दिए, उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए कि जो क्या करेगा एरोमेटिक कैरेक्टर। क्योंकि देखो पहले क्या था, राजतंत्र था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, प्रजा जैसी है वैसी ही रहेगी। फिर अब क्या हुआ, फिर हमारे हक्कल सर का दिमाग घुमा, उन्होंने लोकतंत्र लेकर के आए कि जिसको प्रजा डिसाइड करेगी वो राजा बनेगा। ऐसे हुआ ना भाई। तो ऐसे हमारा क्या है, हक्कल सर ने 4 नियम निकाले। हक्कल रूल्स जो हमारा है कि हमारे जो जर्मन की फिजिसिस्ट थे हमारे हक्कल सर, उन्होंने 1931 में हमें 4 कॉन्सेप्ट दिए हक्कल रूल के नाम से, जिसको हम जानते हैं, ठीक है। ठीक है जी। उसमें हमारा क्या है बेटा जी, जिसको इस रूल को आप लोग 4n+2 पाई रूल के नाम से भी जानते हैं। 4n+2 पाई रूल। बेटा जी एक बात मैं आप लोगों को सभी को बोलना चाहूंगा कि जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, बॉयफ्रेंड छोड़ करके चला गया है ना, लाइव क्लासेस में रिकॉर्डिंग नहीं दिख रही है या पीडीएफ नहीं मिल रहा है, फलाना ढिंकाना, जितनी भी प्रकार की समस्या है, लाइव क्लास के अंतिम 10 मिनट में ये सब बातें किया करो। हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपका ध्यान है कि हमारे नोट्स नहीं आ पाए हैं, ठीक है बेटा। एलईआर भाई लो रेजोनेंस एनर्जी, एलईआर पर एलईआर लिखा कहां है, सॉरी एलईआर लार्ज रेजोनेंस एनर्जी, भाई इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने LELRE लिख दिया, लार्ज रेजोनेंस एनर्जी। थोड़ा सा बड़े हो जाइए, है ना, थोड़ा सा मैच्योरिटी लाइए, तीसरे सेमेस्टर में आ गए हैं, ठीक है जी। तो हक्कल सर के रूल को हम लोग 4n+2 पाई रूल के नाम से भी जानते हैं। अब चारों रूल 1 बाय 1 करके समझते रहिएगा। सबसे पहला रूल देखिएगा क्या है, द मॉलिक्यूल और आयन मस्ट बी फ्लैट और प्लेनर, कि जो भी हमारा एरोमेटिक क्या क्या उसमें उतरेगा तो क्या होना चाहिए बेटा जी, फ्लैट और प्लेनर होना चाहिए, सबसे पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है, इट शुड हैव साइक्लिक डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन, कि जो हमारे डिलोकलाइज्ड जो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर प्रेजेंट रहेंगे, अभी हमने देखा ना कि हमारे एरोमेटिसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो जो हमारे यहां पर बेटा जी जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, अबाव या फिर बिलो द प्लेन रहेंगे, क्या रहेंगे, अबाव या फिर बिलो द प्लेन रहेंगे। तीसरा नियम हमारा क्या बोलता है बेटा जी, जो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे क्या है, शुड बी 4n+2 पाई रूल को फॉलो करने चाहिए। अब 4n+2 पाई रूल हमारा क्या है, देखिए n की वैल्यू बेटा जी हमारी क्या है, 1 2 3 4, इस प्रकार से हमारी हो सकती है, ठीक है। यानी कि हमारी क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, ठीक है जी। अब n की जगह मान लीजिए मैंने रखा 0, तो जहां पर हमारे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है वो हमारा एरोमेटिक है, अगर जो 4n+2 पाई रूल की हम लोग बात करें, ठीक है जी। ऐसे हमारा क्या होता है, देखो मैं पर आपको एक सीरीज बता देता हूं, इसको आप स्मॉलो मोशन में करके भी लिख सकते हो। 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 40 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110, इस प्रकार से अगर जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं निकल करके, मतलब वो 4n+2 पाई रूल को फुलफिल कर रहा है। अगर जो 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92
96, 100, इस प्रकार से अगर जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन निकल करके आ रहा है, मतलब कि वो 4n+2 पाई रूल को फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में? चलेगा, बात करते हैं बेटा जी हमारा आगे। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड शुड एनकम्प्रेस्ड ऑल द कार्बन एटम इन द ऑफ द साइक्लिक रिंग। अब जितने भी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो साइक्लिक रिंग में ही कंप्रेस्ड होने चाहिए। तो ये 4 नियम हमारे हक्कल सर ने दिए। पहला फ्लैट और प्लेनर, दूसरा अबाव एंड बिलो द प्लेन, तीसरा 4n+2 पाई रूल, और चौथा बेटा जी हमारा इनकम्प्रेस्ड इन द रिंग। जो भी कंपाउंड इन चारों रूल को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक, और जो इनमें से 3 को कर लेगा और 1 को नहीं करेगा मान लीजिए, तो वो नॉन एरोमेटिक। यानी कि हमारा क्या है, एरोमेटिक होने के लिए 4 में से 4 ही नंबर लाने पड़ेंगे, और जो 3 भी आ रहे हैं तो अब भैया रेस से बाहर हो। ठीक है जी, तो हमारा क्या है, दिस रूल इज ऑल्सो नोन एज 4n+2 पाई रूल। अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट पोजेस और सेटिस्फाई वन और मोर देन वन अबाउ द कंडीशन आर सेड टू बी नॉन एरोमेटिक। अगर जो कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इनमें से कोई भी एक या एक से ज्यादा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। आ रही है बात समझ बेटा जी? ठीक है, अब 4n+2 पाई रूल हमारा काम कैसे करता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप लोग ऐसे समझिएगा, जैसे हमारी मान लीजिए n की वैल्यू बेटा जी क्या है, 1 है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 4n+2 और बाहर हमारा क्या है, पाई है। n की वैल्यू 1 है, तो 4 गुना 1 जमा 2 और पाई, तो 4 1 4 एकम 4 और प्लस 2 6, तो 6 पाई हो जाएंगे। और मैंने अभी आपको क्या बोला था कि अगर जो हमारी नंबर ऑफ पाई हमारा क्या है, 2 6 10 14 18 22 26, इस प्रकार की अगर जो आ रही है, मतलब ये 4n+2 पाई रूल को फुलफिल कर रहा है। अब मैं यहां पर आपके सामने एक आंकड़ा लिख रहा हूं, मैं आपके सामने एक आंकड़ा लिख रहा हूं कि अगर जो n की वैल्यू भाई 13 है, तो कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन वहां पर होंगे, एक बार मुझे चैट सेशन बताइएगा 4n+2 पाई रूल के अकॉर्डिंग। भाई एक मुझे एक बात बताओ भाई, 13 चौका 26 तो कभी भी नहीं हो सकता है, और आपने उसमें 2 भी जोड़ा होगा तो 13 चौका 24 तो होता नहीं है भाई। भाई इतनी भी बेकार कैलकुलेशन नहीं है, इसे दूसरी क्लास का बच्चा सोल्व कर देगा। ठीक है, एक आंसर कर रहा है 34, यानी कि 13 चौका 32 होते हैं आपके अकॉर्डिंग, 8 चौक 32 होते हैं भाई, 13 चौका 32 नहीं होते, 13 चौका 52 होते हैं, और 52 में 2 जोड़ोगे तो भैया 54 आएगा, 54 पाई। क्या कर रहे हो भाई, कौन सी दुनिया में हो? अगला क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे, अगला क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कितना आप लोगों का दिमाग चलता है, क्योंकि और तो हमें कुछ आज पढ़ना नहीं है। अगर जो हमारा जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर जो बेटा जी वो कितना आते हैं, 80 आते हैं, 80 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 पाई रूल के अकॉर्डिंग हमारी जो n की वैल्यू है वो कितनी होगी, बताइएगा जरा, कि n की वैल्यू हमारी कितनी होगी कि पाई इलेक्ट्रॉन हमारे क्या बेटा जी 80 निकल करके आए। ओ भाई पाई 80 है भाई, 322 कहां चला गया कैलकुलेशन में, भाई 322 कैसे चला गया, तो जब कैलकु हमारे पास 80 रुपए हैं, मतलब कि सिंपल सी बात। एक हो रहा है 19.5 वाला, वाह, सिंपल सी कैलकुलेशन को भी पॉइंट में ले जा रहा है, वाह शाबाश बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। भाई ऐसी कोई वैल्यू इधर लाई ही नहीं करेगी, आप क्या ऐसे 0.5 पाई इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर दोगे क्या, है भाई 80 पाई आएंगे ही नहीं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि कि 80 पाई क्या होता है, 80 पाई क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है।
और नॉन एरोमेटिक क्या 4n+2 पाई रूल को फुलफिल करेंगे? नहीं। तो भाई इसके अकॉर्डिंग तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ जा रहा है आप लोगों का दिमाग? कहाँ जा रहा है आप लोगों का दिमाग भाई? भाई आप लोग 19 आंसर बोल रहे हो, नोट चौक कितना होता है? 76 होता है। 76 जमा 2 करोगे तो 78 बैठेगा, 78। बोलिएगा। यही तो चीजें हैं बेटा जी, हम लोग गलतियां खुद कर देते हैं और मत दूसरों पर डाल देते हैं कि हो नहीं रहा है ना? भाई आधे बॉन्ड भी होते हैं क्या कहीं? भाई मैंने नहीं पढ़ा कि हाफ बॉन्ड, सॉरी हाफ पाई, मैंने तो नहीं पढ़ा भाई। 322 वाला नहीं रोक रहा भाई साहब हमसे तो। अखिलेश जी हमारा आपसे पर्सन है बेटा, 322 आप किस लॉजिक से बता रहे हो? प्लीज हमें एक्सप्लेन कीजिएगा। प्यार बच्चों अभी कोई कमेंट नहीं करेगा। अखिलेश जी आप किस कैलकुलेशन से 322 लिख रहे हो? एक बार या तो आप अपनी कैलकुलेशन की फोटो मुझे व्हाट्सअप कर दो, क्योंकि आपके कैलकुलेशन का मुजस्सिमा हम जरूर देखना चाहेंगे। ठीक है, आप किस कैलकुलेशन को कर रहे हो उस मुजस्सिमा को हम जरूर देखना चाहेंगे। दिली ख्वाहिश हो गई अब हमारी, एक सपना है मेरा कि तेरी कैलकुलेशन में देख करके जावा। चलो 19, 19.5, 20, 22, 18, 17, सब सब मेरा मन झेल गया, सब मेरा मन झेल गया। मेरा दिल बोल रहा कोई बात नहीं, बच्चे कोशिश कर रहे हैं। पर 322 कहां से आया ये? कहां से आया ये आंकड़ा? अस्सी गुना 4 बराबर 320 प्लस 2 322। दादा 80 पाई है, 80 एन नहीं है, 80 पाई है। आप गलत चले गए हैं। हम आपको बोले थे कि स्टेशन पे बैठना है, आप बैठ करके कलकत्ता निकल गए। हम आपको बोले हैं कि 80 पाई है तो एन की वैल्यू क्या होगी, आपने 80 को एन मान लिया। समझे कि नहीं समझे? चलेगा, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि आज आप लोगों का टेस्ट लेंगे हम। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोगों से ये है, आपको 4n+2 पाई रूल को ये फुलफिल करेगा नहीं करेगा? ये क्वेश्चन ये है कि 4n+2 पाई रूल को हमारा 4n+2 पाई रूल फुलफिल होगा या नहीं होगा। ठीक है, मैं आपके सामने यहां पर नंबर दूंगा तो आपको बताना कि उतने पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 पाई रूल को फुलफिल करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, मेरा यहां पर आपको नंबर दिया है 68। क्या 68 4n+2 पाई रूल को फुलफिल करेगा? यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। क्या 68 पाई, अगर जो मुझे कहीं पर 68 पाई मिले किसी स्ट्रक्चर में, क्या वो 4n+2 पाई रूल को फुलफिल करेंगे? आपको यस और नो में आंसर करना है। आप लोगों को खाली आंसर यस और नो में करना है। करेगा? यस यस यस। हाँ हाँ, वही मैंने भी बोला बेटा जी कि वो 80 को एन समझ लिए हैं। कोई बात नहीं, होता है, होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बच्चा बोल रहा है नो, नो सर। चलिएगा, ये जो भी नो सर वाले बच्चे हैं, एक बार बेटा जी शीशे के सामने जाइए और अपने आप को देखिए। और वहां पर वॉश बेसिन तो लगा ही होगा, तो जिसमें मुंह धो लेते हैं, तो उसमें अपना मुंह धुलिए और मुंह धुलने के बाद में देखिए कि आप कितने स्मार्ट हैं।
और आपका आंसर बिल्कुल सही है, जो भी नो बोल रहा है। बेटा जी देखिएगा कि जो भी शब्द डायरेक्ट 4 से कट जाए वो 4n+2 पाई रूल को फुलफिल कर ही नहीं रहा है। ठीक है, जैसे 68 है हमारा 4 से कट जाएगा, अगर जो मैं इसको काटने बैठू तो 4 एकन 4 और 2 इधर आ जाएंगे 17, n की वैल्यू 17 एग्जैक्ट मुझे वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा। वहीं पर यहाँ पर मेरा होता 70 पाई, तो अगर जो मैं इसको 4 से काटने जाता हूं तो यहाँ पर मेरा क्या होता है बेटा जी 17 होता है, और साथ में मेरे पास में क्या है 2 और रिमाइंडर में बचते हैं, मेरे पास में 2 रिमाइंडर में बचते हैं, तो मैं इसको 17 2/4 लिखूंगा। ठीक है, 17 चौक 68 और +2 70। तो जो एग्जैक्टली 4 से कट जा रहा है यानी कि वो मतलब कि और रिमाइंडर कुछ 2 नहीं बच रहा है, क्योंकि रिमाइंडर हर जगह 2 ही बचेगा। जहां पर कट करके रिमाइंडर 2 बच रहा है मतलब कि वो 4n+2 पाई रूल को फुलफिल कर रहा है, और जहां पर एग्जैक्टली कट जा रहा है 4 से तो मतलब वो 4n+2 पाई रूल को फुलफिल कर ही नहीं रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर जो आप लोग यहां पर देखेंगे, अगर जो मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल किसको बेटा जी 32 को। 32 को मैं अगर जो 4 से काटता हूं तो एग्जैक्ट आते हैं मेरे पास में 8, यानी कि 4n+ पाई रूल को फुलफिल नहीं करेगा। यहीं पर ही मेरे पास में टर्म है 34, अगर जो इसको 4 से कट करता हूं तो मेरे पास में क्या आता है 8 आता है और जमा 2 होता है, क्योंकि 8 जमा 2, क्योंकि 2 मेरे पास में रिमाइंडर, ये जमा मतलब करिए मतलब रिमाइंडर बचता है, तो 2 रिमाइंडर बचा और 8 भी मेरे पास में आया, तो मेरे पास में क्या बेटा जी हमारा 4n+2 पाई रूल को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको बोला कि जो 4n+ पाई रूल को फुलफिल करेंगे वो क्या होंगे 2 6 10 14 18 22 24 सॉरी 18 22 26 30 34 38 42 40 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 96 सॉरी 94 98 102 106 110, इस तरीके से जो टर्म्स हमारी रहेंगी वो हमारी क्या रहेंगी 4n+2 पाई रूल को फुलफिल करेंगी। ये सब आप याद कर लीजिए। ठीक है, 2 6 10 14 18 22 22 26 30, इस तरीके से वाली। ठीक है, जो हमारे 4 के टेबल में आते हैं जैसे 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80, इस तरीके से जो हमारी टर्म्स रहेंगी वो 4n+2 पाई रूल को फुलफिल नहीं करेंगी। आ रही है बात समझ में? और अगर जो बात है समझ में आई तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दो मेरे भाई। और ये आप लोगों का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ, आप लोग अगर जो देखोगे कि हमारा क्या जो मोनोसाइक्लिक सिस्टम रहेगा वो 2 6 10 14 18 इस तरीके से जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो हमारे क्या 4n+2 पाई रूल को फुलफिल करेंगे, और जो हमारे क्या है जैसे 4 8 12 16 20 24 28 32 तरीके से रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे एंटी एरोमेटिक रहेंगे, यानी कि वो 4n+2 पाई रूल को फुलफिल करेंगे ही नहीं। और यही आप लोगों का है बेटा जी कंप्लीट एरोमेटिसिटी एंड हक्कल रूल होता है, जो कि यहाँ पर आपके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, आप लोग अपने एग्जांपल्स को ड्रॉ कर सकते हो, और सेम यही डिट्टो है ना, ऐसे ही एग्जांपल्स आप लोगों के नोट्स के अंदर भी हैं। ठीक है, आप अपने जब ऑल इन वन नोट्स को खोलोगे तो सेम डिट्टो यही वाले एग्जांपल्स आपको पेज नंबर मिलेंगे, रिएक्शन ऑफ बेंजीन आ गया है हमारे पास में, पेज नंबर आपके 6 पर आपका हक्कल रूल, सेम यही थ्योरी और पूरे के पूरे आपके यही रूल्स एंड एग्जांपल्स दिए हुए हैं अगर जो आप नोट्स के अंदर देखोगे। ठीक है जी, ओके, ये रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों के नोट्स के अंदर जो आपके घर पर आते हैं, अदरवाइज जो डिजिटल कोर्स वाले बच्चे जो पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर अपलोडेड है आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। चलेगा, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पर हम लोग रिएक्शन ऑफ बेंजीन कंप्लीट खत्म करेंगे, यानी कि अगली 3 क्लासेस में हमारी ये यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, 3 नहीं 2 क्लासेस में। ठीक है, 2 या फिर 3, इन क्लासेस में हमारी ये यूनिट क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारा अभी एक टॉपिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन अभी बाकी है। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, ये दोनों टॉपिक हम एक लेक्चर में पढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ बेंजीन हम एक लेक्चर में पढ़ेंगे, और डीडीटी क्लोरामाइन सैक्रिन और बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड है ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन डीडीटी, इन सब टर्म्स को हम एक लेक्चर में पढ़ेंगे। तो टोटल हमारी इस यूनिट के 3 लेक्चर और होंगे। अब आज का ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, और अगर जो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपना प्यारा सा हार्ट वाला इमोजी भी सेंड कर दीजिएगा बेटा जी चैट सेशन में, और फिर हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं, है ना।
जल्दी से बता दीजिएगा, क्या कहना चाहेंगे आप इस यूनिट के बारे में। देखिए बेटा जी, आप लोगों की थोड़ा सा मेंटेलिटी को चेंज कीजिए। आप लोगों को अगर जो ऐसा लगता है कि जो नोट्स में लिखा है हम डिट्टो वही छाप करके पीपीटीज में ले आएंगे और वो फिर आपके सामने आकर के कूल डूड बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या प्रियांशु सर ने माइक्रोबायोलॉजी में आपको ये नहीं पढ़ाया कि यहाँ पर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोप, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं? सर ने शायद यही बताया होगा, बस थ्योरी बताने का तरीका अलग होगा। आप हर चीज को पता नहीं इतना नेगेटिवली क्यों लेकर के चले जाते हैं। अभी जब मैं आपको इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा तो आपको तो दिमाग ही घूम जाएगा फिर, क्योंकि इंजीनियरिंग में आपकी थ्योरेटिकल वाइज हम देखा जाए तो इतनी बड़ी बड़ी हमने थ्योरीज दी हुई हैं आप लोगों को आपके नोट्स के अंदर, क्योंकि डीप कंटेंट है भाई। आप इनको फेंकोगे थोड़े ना इन नोट्स को। सेमेस्टर एग्जाम कितना होता है? मैं आज 1 घंटे में खड़ा होकर के यूनिट खत्म कराऊंगा एक दिन में। एक दिन ऐसा भी तो आएगा, आज 1 घंटे में 2 ही टॉपिक पढ़े हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा कि यूनिट पूरी 1 शॉट में खत्म होगी। पर लेकिन उसका मतलब ये थोड़े ना है कि हम फिर वो सारा काम, क्योंकि आपका सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग 24 घंटे का है। अगर जो मैं आपके सिलेबस की बात करूं, 6 घंटे एक मैराथन क्लास में लगती है, एक सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, और कह करके 2.5 घंटे में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करा दूंगा। पूरी शुरू से लेकर के एंड तक एक सुई बराबर भी टॉपिक नहीं छूटेगा। 2.5 घंटे में पूरा सिलेबस खत्म है आपका, इतना सिलेबस है आपका। सेमेस्टर एग्जाम पर फोकस करें तो 2.5 घंटे का है आपका, और वहीं पर ही डीप स्टडी हम लोग करते हैं। क्योंकि अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर एरोमेटिसिटी के बारे में बताया, मैंने आप लोगों को कोक्लेयर स्ट्रक्चर बेंजीन के बारे में बताया, पर लेकिन नॉर्मल स्ट्रक्चर कौन बताता है कि स्टेबल है या नहीं है? वो पार्ट कौन पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता है भाई सब कोई भी। हमने आपको वो भी पढ़ाया है ना? हमने आपको वो पार्ट भी, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो बेंजीन स्टेबल कंपाउंड होता है, अनस्टेबल होता है, ये नहीं लिखा है कहीं भी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? अभी जब हम लोग रिएक्शन ऑफ बेंजीन पढ़ेंगे तो वहां पर हमारी 5 रिएक्शन है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, है ना, हेलोजिनेशन, और हमारा क्या है, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फिडेलक्राफ्ट एकाइलेशन। 5 रिएक्शन है, पर मैं आपको 50 रिएक्शन लिखनी बताऊंगा। वो तो सिलेबस में नहीं है, पर फिर मैं क्यों बताऊंगा? अगर जो आपको खाली नोट्स के अकॉर्डिंग चलना है तो नोट्स आपकी सहूलियत के लिए है, कि आपको मैं यहां पर अगर जो मैं बात करूं बेंजीन की वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे तो फिनोल बन जाएगा। देसी भाषा में आप इस तरीके से भी रिएक्शन लिख करके आ सकते हो भाई पेपर में। अब आप बोलने लोगे भैया ये रिएक्शन इसमें नोट्स में नहीं है तो ये मत पढ़ाइए हमें, तो ऐसा नहीं होगा ना बच्चा। नोट्स क्या है कि ये एक लाइफ टाइम आपके पास में है। ठीक है, अब जो मैंने क्लास में आपको पढ़ा लिया, अगर जो वो चीज आपके दिमाग में सेट होगी तो शायद नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? तो ये चीज है, तो आप लोग परेशान ज्यादा हो जाते हो। आप इस चीज को ये भी तो सोच सकते हो कि देखो बीएससी फार्मेसी कितना अच्छा है कि लेक्चर में मेरे पास अलग थ्योरी होगी, जब मैं अपने नोट्स पढ़ने बैठूंगा या बैठूंगी तो मेरे पास में एक्स्ट्रा थ्योरी और हो जाएगी। तो एक तो लेक्चर की थ्योरी होगी और एक नोट्स की भी थ्योरी हो गई, यानी कि मेरे पास में 2 तरीके की थ्योरी होगी। अब यानी कि मैं कंटेंट डबल करके लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, बट वी डू नॉट हैव द टाइम टू थिंक दैट दीज थिंग्स, कि हमारे पास में समय ही नहीं है कि हम इन चीजों के बारे में सोचें, है ना बेटा। अभी लैपटॉप का देखिए, गूगल जब रिव्यू में से निकालेगा तो ही तो हम कुछ कर सकते हैं भाई। लैपटॉप में हमें वर्जन देने में दिक्कत नहीं है, पर जब गूगल रिव्यू में फंसा हुआ हम क्या करें? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो आप लोग थोड़ा सा सरकार तो विकसित भारत बनाने के चक्कर में तुम अपनी बुद्धि भी तो विकसित करो लाला, जब भी तो कुछ हो पाएगा। ठीक है, चलेगा, अभी कुछ टाइम में आ जाएगा। देखिए हमने अभी 15 अगस्त पर बोल रहे थे पर वो नहीं हो पाया, फिर भी तो अब क्या कर सकते हैं। अभी फ्री हुए हैं हम, एग्जाम से अभी करेंगे इस पर भी काम, है ना। इस पर मीटिंग करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर लेकिन आज का लेक्चर कैसा लगा यार बता दो। इतनी भी क्या बेरुखी, है ना, कि हमने तो तुमसे मोहब्बत पूरी वफा से है निभाई, पर फिर भी तुम्हें हम बेवफा लगते हैं भाई। ठीक है, तो जल्दी बताइएगा कैसे लगा आज की क्लास, मजा आया नहीं आया? ठीक है, जल्दी से बताइएगा। अब बेटा वो सोशल मीडिया लिंक्स अपलोड हो जाएंगे। नमस्कार जी, धन्यवाद भाग हमारे कि आप हमारी क्लास में जब खत्म कर रहे हैं तब पधारे, बताइएगा। चलिएगा, तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं भाई, मिलते हैं फिर आप लोगों से कल।
ओके, और कल मुलाकात करेंगे कल, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। कल मिलते हैं आप लोगों से, अपना ध्यान रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और देखिए एक बात है कि वो होता है ना कि पॉजिटिवली सोचिए, ठीक है, चलिएगा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी।